वेलकम टू एडिशन। मैं हूं सुशांत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास बायोलॉजी 12th का चैप्टर नंबर 5th, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस जो वर्ड्स हैं इनसे हम क्या समझते हैं? मॉलिक्यूलर मींस कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है। बेसिस मतलब वो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं किसी प्रोसेस में, मतलब उसके बेसिक्स हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम दिया गया है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो उन मॉलिक्यूल्स के जो स्टडी है वो करने से पहले हमें ये तो जानना होगा कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो वो प्रोसेस है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कैरेक्टर गुण, कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या बच्चों में जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई एक है, पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबलेंस उसका दिखता है। मतलब जैसे कोई अपने पापा के जैसे दिखता है, कोई अपनी मां के जैसे ज्यादा दिखता है। तो वो क्या है, उसका बेसिस क्या है उससे पीछे, कि कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उस कैरेक्टर्स के जाने के प्रोसेस को, उसी प्रोसेस को आप इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। और इस प्रोसेस के पीछे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इन्वॉल्व होंगे, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते होंगे, वो मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए यह है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12th में एक और चैप्टर है जेनेटिक्स टॉपिक में, ये जेनेटिक्स का ही टॉपिक है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम पढ़ते हैं थ्योरी के बारे में ज्यादा, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया कि क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके पीछे, क्या सिद्धांत हैं इनहेरिटेंस के पीछे, ठीक है। और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये सब हम पढ़ते हैं। उसमें हम ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम उसके पीछे, उस प्रिंसिपल्स के पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं इन्वॉल्व हैं, कौन से कंपाउंड्स, बायोकेमिकल्स, केमिकल्स जो बॉडी में हो, लिविंग सिस्टम में हो, वो बायोकेमिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें जो मेजर कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये हैं, इनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और इनसे जुड़े हुए प्रोसेस, इनके स्ट्रक्चर्स, फंक्शन और ये कौन कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स, देखिए इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है न्यूक्लिक एसिड्स। इसका मतलब आपने सेल चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में। तो सेल में देखेंगे आप कि दो चीज में डिवाइडेड होता है, सेल का साइटोप्लाज्म जो मैट्रिक्स होता है सेल का, और न्यूक्लियस जो कि सेल का कंट्रोलर होता है। क्या कहा मैंने, न्यूक्लियस, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लिक एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मेनली, जिनका मेजर अमाउंट न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, तभी नाम आया न्यूक्लिक। और इनका नेचर क्या है, एसिडिक, एसिड है ये, तो नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड्स। इसके अंदर दो चीजें हमें पढ़ने हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, और राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए।
ये इनका नाम कहां से आया और इनका फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जानिए बस इतना कि डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में मेनली पाए जाते हैं। अब देखिए डीएनए, डीएनए कहां कहां पाया जाता है? तो डीएनए सेल के अंदर, पहले तो मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसके कारण उनका नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड्स। दूसरा, एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा? एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और एक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में तो है ही, साथ ही साथ कुछ वेरी फ्रैक्शन माइन्यूट अमाउंट डीएनए का माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। अब देखते हैं आरएनए। तो आरएनए न्यूक्लियस के अंदर तो होगा ही, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, और एक ऑर्गेनल होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर आरएनए पाया जाता है। इनफैक्ट राइबोसोम का मेजर पार्ट आरएनए के ही एक फॉर्म आरआरएनए से बनता है, और आरआरएनए साथ में ही साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। तो डीएनए कहां कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। राइबोसोम कहां कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। देखिए, मेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल जो जेनेटिक्स का बेसिस है, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स में बेसिस है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है, पर मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। डीएनए क्या है? मेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी के बॉडी में आरएनए डीएनए दोनों प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमंस एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर आरएनए डीएनए दोनों प्रेजेंट है तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा उस ऑर्गेनिज्म का? नो डाउट डीएनए ही होगा, अगर दोनों प्रेजेंट है तो। अगर किसी कारणवश डीएनए नहीं है तब आरएनए हो सकता है, जैसे कि कुछ वायरसेस में होता है, ठीक है, पर मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। हम पढ़ेंगे क्यों। जेनेटिक मटेरियल अच्छा होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, अच्छे जेनेटिक मटेरियल के कुछ क्राइटेरिया है, और डीएनए उसे अच्छे से फुलफिल करता है रेदर देन आरएनए। तो डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी कुछ कैरेक्टर्स को फुलफिल करता है, क्राइटेरिया को, इसीलिए वो भी जेनेटिक मटेरियल है, पर वो डीएनए से अच्छा नहीं है। जहां दोनों होंगे तो नो डाउट डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि मेन जेनेटिक मटेरियल सेल का, अगर डीएनए आरएनए दोनों है तो कौन होगा? डीएनए। पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डिस्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, मोर डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, तो आप आंसर देंगे आरएनए। उसका रीजन भी है। देखिए, डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में है, और आरएनए इनमें तो है ही, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और राइबोसोम में भी मिलता है। ये जो बात की मैंने, इनका कहां कहां ये पाए जाते हैं, ये बात की मैंने किसके बारे में? यूकारियोट सेल के बारे में। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसा पता लगे कि ये यूकारियोट सेल है? तो सिंपल सा बात है, आपने सेल बायोलॉजी अगर 11th में पढ़ी है तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सिर्फ यूकारियोटिक सेल में होते हैं, प्लस न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड हो वो भी सिर्फ यूकारियोट में पाए जाते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? यूकारियोटिक सेल का है। प्रोकैरियोट में बात करें, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही होता है, बी इट डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म में होता है, और जो आरएनए है वो राइबोसोम में होता है। बस एक ही ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं
जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, नो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम्स, उसमें पाए जाते हैं ये राइबोसोम्स। और ये जो बचा ये साइटोप्लाज्म। तो प्रोकार्योट्स में साइटोप्लाज्म में ही डीएनए आरएनए दोनों और आरएनए राइबोसोम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने क्या पढ़ा कि इनका कहां कहां ये प्रेजेंट होते हैं, ये हमने देख लिया। प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, ये भी हमने पढ़ लिया कि कहां क्या पाए जाते हैं। अब आगे न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर में चलते हैं, कहां पाए जाते हैं ये पता हो गया। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स इनके क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स किस किस चीज से मिलकर बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स ये डिस्कवर किसने किया था? तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था एफ मिश्र इन 1869, डिस्कवर्ड बाय एफ मिश्र 1869। और किस में, किस सेल में? जाहिर सी बात है न्यूक्लिक एसिड है तो सेल में ही मिलेगा, और अगर और इलेबोरेट करें तो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो इन्हें ये मिला था इन न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। कहीं भी कोई वुंड लग जाए या चोट हो, वहां से जब पस निकलता है तो उसके साथ जो पस के सेल्स हैं वो निकलते हैं। तो उन्होंने उस पस सेल्स को आइसोलेट किया और उसके न्यूक्लियस की स्टडी की, तो उन्हें न्यूक्लिक एसिड मिला। पर उस टाइम उन्होंने इसका नाम दिया एंड नेम्ड इट न्यूक्लिन। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा, उन्होंने कहा न्यूक्लिन। तो फिर न्यूक्लिक एसिड नाम कैसे पड़ा? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड ये टर्म दिया या ये वर्ड दिया, वर्ड बाय आल्टमैन। आल्टमैन ने ये वर्ड दिया न्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, इनको समझने के लिए हमें दो वर्ड और समझने पड़ेंगे। होप ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। जिन्होंने नोट नहीं किया वो पॉज करके, बैक करके पॉज करके नोट कर लें। न्यूक्लिक एसिड, मैंने कहा इसे समझने के लिए ये क्या होते हैं, हमें दो चीजें और समझनी पड़ेंगी। एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। टाइड और साइड का ही फर्क है, समझिए। न्यूक्लियोसाइड दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, क्या क्या? नाइट्रोजन बेस, आगे पता चलेगा ये क्या है, इलाबोरेटली हम इन्हें पढ़ेंगे, और पेंटोज शुगर। और से ज्यादा अच्छा है कि प्लस लगा दें, दोनों जब मिलते हैं तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो आप कहेंगे वो स्ट्रक्चर जो बनता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के जुड़ने से, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें आगे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा मैंने? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जुड़े तो वो है न्यूक्लियोसाइड। पर जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाए तो वो हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? देखिए, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, और सिंपली न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड हो गया नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। अब बार बार ये पूरा लिखने से अच्छा है मैं ऐसे लिखूं कि शुगर मैंने मान लीजिए बीच में रख दी,
नाइट्रोजन बेस रख दिया, N से नाइट्रोजन बेस, S फॉर पेंटोस शुगर और P फॉर फॉस्फेट। जहां ये तीनों मिले वो न्यूक्लियोटाइड, और जहां सिर्फ नाइट्रोजन और पेंटोस शुगर वो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब इनका न्यूक्लिक एसिड से क्या रिलेशन है, तो रिलेशन आपको एक वर्ड से समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आप ही बताइए कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हैं, तो पहले न्यूक्लियोटाइड एक बना लिया जाए। तो मैंने क्या किया, शुगर लिया, इधर मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन बेस लिया और इधर फॉस्फेट लिया। देखिए दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ शुगर और N2 बेस हो तो वो क्या है बताइए, न्यूक्लियोसाइड। और जब फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाए न्यूक्लियोसाइड में तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये तो जो मैंने बनाया वो सिर्फ एक यूनिट है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। आपको दिख रहा है, न्यूक्लियोटाइड में मैंने कहा 3 कंपोनेंट है, तो एक न्यूक्लियोटाइड, ये 3 कंपोनेंट मिलेगा तब एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट है। पर यहां पे डेफिनेशन में है कि न्यूक्लिक एसिड तो पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, मतलब एक से ज्यादा यूनिट होंगे। एक यूनिट होता तो हम कहेंगे मोनोमर, बहुत ज्यादा यूनिट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है नंबर में, तो वो होगा पॉलीमर। तो हमें क्या करना है, और ऐसे यूनिट्स लेने हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने 3 यूनिट्स लिए, होते मिलियंस में है, बिलियंस में है, पर मैंने 3 यूनिट्स लिए। ठीक, अभी भी ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, जब अटैच होंगे फाइनली तब उसे न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा मैंने दे दिया, ये तीसरा नंबर दे दिया। अब इन्हें अटैच कैसे करें, तो डीएनए और आरएनए में ये जो फर्स्ट चेन का पहला जो शुगर होता है वो अपने नीचे वाले की न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ता है, सेम ऐसे यहां भी जुड़ेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई होगा तो ये फॉस्फेट उसके ऊपर वाले शुगर से जुड़ेगा, और अगर नीचे यहां पर मैं फॉस्फेट बनाऊं, शुगर बनाऊं और नाइट्रोजन बेस बनाऊं तो वो इससे जुड़ेगा। समझ में आया? तो देखिए आपको एक चेन दिख रही होगी, ऐसे देख रहे हैं, इसमें 1 2 3, ये चौथा नंबर का भी न्यूक्लियोटाइड मैंने जोड़ दिया। तो एक चेन बना रहे हैं, उसी पॉलीमर चेन को, किसके पॉलीमर चेन को, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर चेन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखिए इनमें क्या क्या कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से समझने के लिए हमें अब इन तीनों के बारे में समझना होगा। आप भी एग्री करेंगे कि इन तीनों के बारे में हमें अच्छे से समझना होगा, तभी डीएनए आरएनए के बारे में समझेंगे। और जब डीएनए आरएनए के बारे में या जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझेंगे तभी तो जेनेटिक्स के बारे में समझेंगे। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो हो जाएगा नाइट्रोजन बेसेस। यहां तक हम समझ गए। अगला टॉपिक है नाइट्रोजन बेसेस। मैं इसको N2 बेसिस ऐसे कर देता हूं, N2 बेसिस रिप्रेजेंटेशन है, N भी मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। N बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। नाम से पता चल रहा है नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन बेसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक पायरीमिडीन्स, फर्दर पायरीमिडीन्स 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये टी है थाइमिन। और दूसरा प्रकार है इसका प्यूरिन्स, मतलब नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन्स और पायरीमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन्स में 2 टाइप हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन।
देखिए, पायरिमिडीन्स, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा प्रोनाउंस कीजिए। ये हो गया। अब पायरिमिडीन्स के बारे में पढ़ते हैं। पायरिमिडीन्स ये क्या है? नाइट्रोजन बेसेस है। पायरिमिडीन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल आता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन्स में पायरिमिडीन रिंग होती है। देखिए पायरिमिडीन रिंग कैसे होती है, एक नाइट्रोजन यहां, एक नाइट्रोजन यहां, ऐसे। ये होती है पायरिमिडीन रिंग। इस पे 2 तो नाइट्रोजन है और बाकी ये जहां भी आपको 2 लाइंस मिल रही हैं वहां पे कार्बन है। तो काउंट कीजिए, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन। ये कौन सी रिंग है? ये पायरिमिडीन रिंग है। ठीक है, पायरिमिडीन रिंग है। अब देखिए इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन हैं। 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 4 कार्बन। ये आपको एक साइकिल के फॉर्म में दिख रहा है, रिंग कहा या साइकिल कहें, साइकिल के फॉर्म में दिख रहा है। और क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, नाइट्रोजन के एटम्स हैं, कार्बन के एटम्स हैं, तो इन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। क्यों कहा हेट्रोसाइक्लिक? क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम है, नाइट्रोजन के भी, कार्बन के भी। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन। अब पायरिमिडीन्स के 3 प्रकार हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले तो ये है कि इनमें पायरिमिडीन रिंग तो होगी तीनों में, तो मैं क्या करता हूं, पायरिमिडीन रिंग पहले बना लेता हूं। ये एक और पायरिमिडीन रिंग बना लेते हैं, ये, और एक और पायरिमिडीन रिंग यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 3 पायरिमिडीन रिंग। क्यों बनाया अभी पता चल जाएगा। अगर इस पायरिमिडीन रिंग में एक NH2 जोड़ दिया जाए और यहां पर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए, क्या किया मैंने, पायरिमिडीन रिंग ली, उसमें एक पोजीशन पे तो ऑक्सीजन जोड़ दिया और एक पोजीशन पे अमाइन NH2 ग्रुप जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा किसका स्ट्रक्चर, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, वो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, हमें इतना जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड शो करने का, बस सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है। ये एक पिरामिडल रिंग आपको दिख रही है, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन और एक पोजीशन पे तो अमाइन है और एक पे ऑक्सीजन है। अब इसका आईयूपीएससी ने नंबरिंग दिया है, आपने आईयूपीएससी पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका नंबरिंग होता है 1, ये वाला नाइट्रोजन 1 होता है, यहां पे ये 2 3 4 5 6। देखिए नंबरिंग कैसे है, क्लॉकवाइज। ठीक है, नंबरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये नाइट्रोजन बेस, याद कीजिए सुगर से बॉन्ड बनाता है, पेंटोज शुगर से, तो कौन सा नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है शुगर के साथ, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए नंबरिंग देना जरूरी है। तो ये जो नीचे वाला नाइट्रोजन है उसको नंबर 1 देते हैं। तो ये है साइटोसिन का स्ट्रक्चर। अब याद रखने के लिए क्या कीजिए, साइटोसिन में से अमाइन ग्रुप हटा दीजिए, इस ऑक्सीजन को ऐसे रहने दीजिए, अमाइन ग्रुप हटा दीजिए और एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए, तो भैया ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया। सो सिंपल। साइटोसिन में से क्या किया, अमाइन को हटाया, अमाइन को हटा दिया और ऑक्सीजन को जोड़ दिया। तो क्या किया, प्रोसेस का नाम, अमाइन हटाया, डीएमिनेशन, डीएमिनेशन क्योंकि अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप को हटा दिया, और ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन, तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन।
मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको, अगर आप कभी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में ना भी आए तो आप एक स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो बाकी सब स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो साइटोसिन से यूरेसिल बनता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन मतलब अमाइन को हटाइए, डीएमिनेशन, ऑक्सीजन जोड़िए, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। अब अगला है थाइमीन। थाइमीन थाइमीन कैसे बनाए? तो यूरेसिल के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, ये दोनों तो ऐसे ही रहने दीजिए ऑक्सीजन, बस आपको इस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देना है CH3। ये आपका आ गया थायमीन। ये इससे भी सिंपल, बस एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देना है, थायमीन। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि डीएनए में, डीएनए आरएनए हमें पढ़ना है बेसिकली, तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस होते हैं? डिफरेंस होता है डीएनए आरएनए में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। तो डीएनए में एडेनिन तो होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, पर यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है, उसके जगह थाइमीन प्रेजेंट होता है। वहीं आरएनए में आप देखेंगे तो एडेनिन प्रेजेंट होगा, ग्वानिन, साइटोसिन। तो आप कहेंगे मजाक है क्या, सब तो बराबर है ना? यहां एक अंतर है, आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए में AGC, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्रेजेंट है, आरएनए में भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्रेजेंट है। डिफरेंस कहां जाता है? प्रेजेंस ऑफ थाइमीन और यूरेसिल में। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट है, डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट है। अब थाइमीन होने के कारण डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल है, और मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल अच्छा होने का क्राइटेरिया क्या है। स्टेबिलिटी एक अटमोस्ट क्राइटेरिया है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल, अच्छा जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। और थाइमीन डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू यूरेसिल, आरएनए को जितना करता है उससे अच्छा प्रोवाइड स्टेबिलिटी करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने आइसोमेरिज्म में प्लस आई इफेक्ट पढ़ा होगा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो जिससे डीएनए में थाइमीन ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गए साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन के स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो पिरिमिडीन्स में, पायरिमिडीन्स में, ये जो मैंने नंबरिंग की थी तो बताया था, नंबरिंग इसलिए करना जरूरी है पता चले कौन सा नाइट्रोजन शुगर से बॉन्ड बना रहा है। तो जो पायरिमिडीन्स है उनमें ये पहला नाइट्रोजन जो आता है N1 फर्स्ट नाइट्रोजन जो है वो शुगर के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है। तो ये बात हो गई पायरिमिडीन्स की। अगला नंबर आपका, जो अगला नंबर है इसमें, वो आता है प्यूरिन्स का। उससे पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें सीक्वेंस है कुछ ऐसा AGCCGGTAC, और एक सीक्वेंस है AUCCGCAA, एक और सीक्वेंस है ACCGCCAA। आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा डीएनए है और कौन सा आरएनए है। सॉल्व कीजिए। हो गया सॉल्व। इसमें हमें बताना है कौन सा डीएनए का सीक्वेंस है, कौन सा आरएनए का है। देखिए, जिस सीक्वेंस में थाइमीन दिख रहा है इसका इस्तेमाल कीजिए, इस इंफॉर्मेशन सोर्स का। जिसमें थाइमीन दिख रहा है वो तो डीएनए होगा, क्योंकि आरएनए में थाइमीन कभी प्रेजेंट
होता ही नहीं है। तो ये दिखा, तो ये क्या है, डीएनए, आरएनए, डीएनए, क्योंकि थाइमिन प्रेजेंट है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन वो दोनों में प्रेजेंट होता है, तो वो डिफरकेशन, डिमार्केशन का क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। क्राइटेरिया एक ही है, यूरेसिल थाइमिन का। इसमें देखिए ये क्या है, आरएनए। व्हाई? बिकॉज हियर यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस डीएनए और आरएनए can't be predicted. Why? Because in this sequence neither T थाइमिन और nor U यूरेसिल दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है मैंने इतना सीक्वेंस दिया, आगे 50 सीक्वेंस बाद थाइमिन प्रेजेंट हो, पर इतने सीक्वेंस से हम नहीं बता सकते कि डीएनए है कि आरएनए। हमें और इंफॉर्मेशन इस सीक्वेंस में और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। तो ये न्यूमेरिकल कराने का एक ही मोटो है कि आप समझें कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, अब आगे जो है हम पढ़ेंगे प्यूरिन्स के बारे में। ठीक है, देखिए प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स पढ़ लिया हमने, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। यूरेसिल सिर्फ डीएनए में, सॉरी यूरेसिल सिर्फ आरएनए में और थाइमिन सिर्फ डीएनए में। प्यूरिन्स, एडेनिन, गुआनिन। प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती हैं, तो एक रिंग तो पायरिमिडीन की ही होती है, ये पीआर लिख दे रहा हूं, पायरिमिडीन रिंग। इसमें 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन प्रेजेंट है, पहले ही ये पता है आपको। और इसके साथ एक रिंग और जुड़ जाती है, ये रिंग है इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग, आर से में अच्छा रिंग, इमिडाजोल रिंग 2 रिंग से बनती है। एक तो पिरिमिडिन रिंग जो पिरिमिडिन में प्रेजेंट है, और उसमें अटैच हो जाता है इमिडाजोल रिंग, तो बन जाता है प्यूरिन। प्यूरिन के 2 टाइप्स, एडेनिन, गुआनिन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले तो ये बना लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्केलेटन हमने बना लिया। एक और बना लेते हैं, अभी साथ साथ एक कॉपी रखिए, उसमें बनाते जाइए तो आपको याद आसानी से होगा। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, एडेनिन और प्यूरिन का। अब इसमें एक स्ट्रक्चर में मैं NH2 लगा दूं। अगर सिर्फ एक स्ट्रक्चर में यहां पे NH2 लगा दूं तो ये आपका एडेनिन बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं पायरिमिडिन रिंग, इमिडाजोल रिंग, प्यूरिन के होने का क्राइटेरिया फुलफिल, और एक अमाइन ग्रुप लगा दिया ऊपर NH2, तो ये बन गया एडेनिन। हाँ, एक बात यहां पर, जो इमिडाजोल रिंग है इसमें आप देखेंगे, काउंट कीजिए, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन। कैसे 3 कार्बन? 1 2 3। ये जो 2 कार्बन है ये इस रिंग में काउंट किए जाते हैं, और एक यहां पर ये 3 कार्बन और यहां 2 कार्बन। इसका नंबरिंग कैसे होता है? तो इसमें जो नंबरिंग है इस वाले को नंबर 1 माना जाता है। याद रखिएगा, पायरिमिडिन में नीचे वाले को नंबर 1 माना जाता है। अगर पायरिमिडिन रिंग है तो जो नीचे वाला है उसको नंबर 1 माना जाता है। प्यूरिन में इस वाले को नंबर 1, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका नंबरिंग थोड़ा अजीब है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। नंबरिंग पढ़ाने का यही है कि कौन सा नाइट्रोजन किस नंबर का शुगर से बॉन्ड बनाता है। तो इसकी नंबरिंग देखिए, इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी आपको। और एडेनिन से ग्वानिन मेल को कैसे बनाना है याद रखने के लिए देख लीजिए, NH2 बनाइए इधर
और ओ ऊपर बना दीजिए, तो ये क्या हो जाता है आपका ग्वानिन। ग्वानिन। फिर से इसमें भी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पायरिमिडीन में हमने देखा था कि नंबर 1 नाइट्रोजन जो पहला है पायरिमिडीन में वो शुगर से बॉन्ड बनाता है। इसमें एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन्स में जो 9वें नंबर का नाइट्रोजन होता है, 9वें नंबर का नाइट्रोजन वो शुगर से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एडेनिन गुआनिन, ये एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ये 3 नाइट्रोजन बेस डीएनए आरएनए दोनों में होंगे। डीएनए में सिर्फ थाइमिन, एक्स्ट्रा एक थाइमिन होता है, और आरएनए में ए जी सी टी नहीं होगा, यू, ए जी सी यू, और डीएनए में ए जी सी टी, ये होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस के बारे में आज हमने सीख लिया। अगले लेक्चर में हम पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बारे में सीखेंगे और डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर और उसके बारे में और पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।